भारत में चुनाव के नतीजे आने के बाद दुनिया के 3 बड़े देशों में चुनाव हुए। उन तीनों देशों की जनता ने अपने अपने देश में कट्टरपंथी ताकतों को नकार दिया और ऐसी सरकारें चुनी हैं जो लिबरल हैं, रिफॉर्मर हैं, डेमोक्रेटिक हैं। भारत के अंदर 4 जून को नतीजे आए थे और तीसरी बार मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनको बहुमत नहीं मिला, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनना अपने आप को पसंद किया। ऐसा आप यूरोप के मुल्कों में नहीं देखेंगे। यहाँ फ़र्क आ जाता है मोरलिटी का, जिसको हमारे यहाँ पर नेता बहुत बात करते हैं, चुनावी भाषण हो या मीडिया में बैठ कर के जब चर्चा करते हैं तो उसमें मोरलिटी की बातें होती हैं, लेकिन मोरलिटी नज़र नहीं आती सियासत में। लेकिन दूसरे देशों में, ख़ास तौर से जो यूरोप के देश हैं, वैसे तो भारत कहता है कि हम इसकी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बताते हैं हमारे नेता लोग, लेकिन दुनिया में सबसे पहली डेमोक्रेसी फ्रांस में भी चुनाव हुए। तो हम आज जो बात करेंगे अपने इस वीडियो में वो दुनिया के 3 देशों के चुनाव, ग्रेट ब्रिटेन, ईरान और फ्रांस में जो चुनाव हुए उन पर बात करेंगे। रेफरेंस के तौर पर भारत में जो चुनाव हुए थे उसका जिक्र भी करते चलेंगे। फ्रांस में चुनाव हुए, वहाँ की संसद में धुर राइट विंग जो बहुत ही कट्टरपंथी हैं, जो इसराइल के सपोर्टर हैं, जो मानवता के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं, जो जेनोसाइड के सपोर्टर हैं, इसराइल को हथियार देने वाले ताकतें हैं, जनता ने उनको बहुत बुरी तरह से नकारा है और हरा दिया है और उनको बहुमत से बहुत दूर रखा है। बल्कि वो तीसरे नंबर पर चले गए, दूसरे नंबर पर भी नहीं आए, तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। फ्रांस में मैक्रों की पार्टी, उसे भी बहुमत नहीं मिला है, वो भी अल्पमत में है। लेकिन रेडिकल लेफ्ट को वहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है। राइट विंग को जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। जो नतीजे फ्रांस के आए हैं वो हैंग असेंबली के नतीजे हैं। जिस तरह के नतीजे भारत में आए और जिस तरह का भारत के अंदर एक इंडिया गठबंधन बना था, फ्रांस के अंदर भी इसी तरह का एक गठबंधन उन ताकतों को रोकने के लिए बना जो राइट विंग की ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिनका एजेंडे में शामिल था इस्लामोफोबिया, हिजाब पर पाबंदी, इसराइल का समर्थन, इसराइल के ज़रिए किए जा रहे जेनोसाइड का समर्थन, फ़लस्तीनियों का जो हत्याएं हो रही हैं, कत्लेआम हो रहा है, उसमें इसराइल को सपोर्ट करना। एक पार्टी है, वामपंथी लीडर हैं उसके, जॉन ल्यूक, उन्होंने घोषणा की है फ्रांस के इलेक्शन में कि अरबी को हम फ्रांस में ऑफिशियली भाषा बनाएंगे। मुस्लिम भाइयों और बहनों ने हमें बड़ी संख्या में वोट दिया है। ये आरएसएस का जो एक्स अकाउंट है उसने भी इस पोस्ट को लिखा है। तो दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं इस वक्त में, भारत उससे बचा हुआ है उन बदलावों से। भारत की जनता ने रिजेक्ट किया चुनाव के दौरान जो वो ताकतें हैं जो नफ़रत की बात करती हैं, सांप्रदायिकता की बात करती हैं, मज़हब की बात करती हैं और समाज को तोड़ने की बात करती हैं, समाज में को लड़ाने की बात करती हैं, उनको रिजेक्ट किया। मगर वो फिर से ताकत में आ गए
गठबंधन बना करके। यूके के अंदर चुनाव हुए थे, वहाँ पर ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी का हश्र बहुत बुरा हुआ। 121 सीटें कुल उनको वहाँ पर हासिल हुई और बुरी तरह से चुनाव और करके रह गए। जबकि उनके मुकाबले में जो विपक्ष था उनको 412 सीटें हासिल हुई हैं। भारत के अंदर आरएसएस का जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नारा था 400 पार, तो उनको 400 पार भारत में नहीं मिले, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर विपक्ष को 400 पार सीटें मिली। इसी तरह से ईरान के अंदर चुनाव हुए थे। ईरान के अंदर भी ईरान की आवाम ने, जो वहाँ का कट्टरपंथी तबका, उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और एक डेमोक्रेटिक, रिफॉर्मर, सोशलिस्ट उनको चुन करके देश का राष्ट्रपति बनाया है। फ्रांस के अंदर भी जो चुनाव हुए हैं उस पर हम थोड़ी सी बात और तफसील से करेंगे। बीते दिन सेकेंड फेज के इलेक्शन हुए थे, संडे के दिन, और रात को फिर देर रात तक वहाँ नतीजे आना शुरू हुए थे। एक तो यूरोप के मुल्कों में भारत जैसी फिक्र लोगों में नहीं होती, आवाम के अंदर, कि धोखाधड़ी होगी, ईवीएम से धोखाधड़ी होगी, बैलेट पेपर से धोखाधड़ी होगी, या चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो पार्टी बन करके चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे और बेईमानी करेंगे और जिताएंगे। वहाँ इस तरह का कोई भी कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता है। तो जो नतीजे वहाँ के रहे हैं, हम फ्रांस के नतीजों पर थोड़ा सा बात करेंगे। पूरी तरह से चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं ये। जो रैली पार्टी है फ्रांस की, फर्स्ट फेज के इलेक्शन में उसने भारी बढ़त बना ली थी, लेकिन सेकंड फेज के इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया जनता ने उसको। रैली पार्टी को रोकने के लिए फ्रांस के आम लोग, जो वहाँ के पॉपुलर लोग हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, और हम अपने मुल्क को गलत लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे। ऐसी हिम्मत हमारे यहाँ पर भारत रत्न हासिल कर लेने वाले लोग भी नहीं कर सकते। वो विज्ञापन कर रहे हैं और सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं। भारत में मम्मियाँ सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट करती हैं। नौकरी सरकार दे नहीं पाती, लोगों से कहा जाता है आप सट्टा लगाइए ऑनलाइन। लेकिन यूरोप के मुल्कों के अंदर, जो हम कह रहे थे मोरालिटी की बात, फ्रांस के जो फुटबॉलर हैं, फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 27-28 साल की उम्र है उनकी। उस कैप्टन ने भी जनता से अपील की थी कि आप मुल्क को बचाने के लिए सामने आएँ और कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में अपना मुल्क न जाने दें। वो माइग्रेंट हैं, मोरक्को बेस के लोग हैं मूल के, लेकिन फ्रांस में उनको नेशनलिटी मिली हुई है और फ्रांस की टीम के कैप्टन भी हैं। कोई भी भारतीय मूल का जब विदेशों में किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर बड़ी खुशी मनाई जाती है लोगों के ज़रिए, और कहते हैं कि देखें भारतीय मूल के वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया या वहाँ पर मंत्री बन गया। लेकिन भारत के अंदर आज तक किसी विदेशी मूल के लोगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या दीगर लोग हों। यह फ़र्क है हमारी डेमोक्रेसी में और यूरोपियन डेमोक्रेसी में। तो हम बात कर रहे थे फ्रांस के चुनाव के सिलसिले से। वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 182 सीटें जीतकर पहला
मकाम हासिल किया है, जबकि मैक्रों की जो पार्टी है उसने भी उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन किया है और वो दूसरे मुकाम पर हैं, दूसरी पोजीशन पर हैं। पहले चरण में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जो पार्टी थी, रैली पार्टी, वो दूसरे चरण के चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई, क्योंकि फ्रांस की आवाम को पसंद नहीं थे कि कट्टरपंथी देश के अंदर ताकत में आए, हुकूमत में आए। ये देखना चाहिए भारत के लोगों को भी। वामपंथी जो लिबरल हैं उन्हें भी वहाँ पर कामयाबी मिली है। जो ताज़ा नतीजे हैं, नतीजों के मुताबिक 577 सीटों की असेंबली है फ्रांस की, उसमें से न्यू पॉपुलर फ्रंट को 182 सीटें हासिल हुई हैं और जो मिडिल वे उनका अलायंस है, एक मध्यम वर्गीय गठबंधन, उसको 168 सीटें हासिल हुई हैं और इसमें मैक्रों की पार्टी भी शामिल है। नेशनल रैली पार्टी है, बहुत ही कट्टरपंथी पार्टी है, हिटलर की पार्टी की तरह समझ लें, नाजी पार्टी या ज़ायनिस्ट पार्टी। इसको 143 सीटें हासिल हुई हैं। जो बढ़त बनाई हुई थी वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। रिपब्लिकन पार्टी और जो दक्षिणपंथी पार्टियां थी उनको 60 सीटें हासिल हुई हैं। दूसरी जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको 13 सीटें हासिल हुई हैं, बाकी लोगों को 11 सीटें हासिल हुई हैं। ये जो नतीजा है उसके बाद से फिर यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो बुरी तरह से तहस नहस हुई। आज राहुल गांधी मणिपुर में थे, वो हाथरस पहुँचे, हाथरस के बाद गुजरात पहुँचे और गुजरात के बाद आज वो मणिपुर पहुँचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी भी मंत्री को 13 महीने में कभी फुर्सत नहीं मिली कि मणिपुर जा सकें, जो मणिपुर सिविल वॉर का शिकार है, जहाँ आग लगी हुई है। राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और एक आम आदमी की तरह सड़कों पर गुजरे, सड़कों से, और सड़कों के दोनों तरफ मणिपुर के जो लोग हैं उनके वेलकम के लिए खड़े हुए थे। मणिपुर के बारे में आपको पता ही होगा, कुकी और मैतेई के दरमियान वहाँ 1 साल से सिविल वॉर चल रही है। और दरअसल ये जो मणिपुर का झगड़ा है वो ड्रग्स का झगड़ा है, बड़ा झगड़ा जो है ड्रग्स का है। आरएसएस ने अपनी यूनिटें, अपनी जो शाखाएँ हैं वो नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से ये हुकूमत है, इस दौरान आरएसएस की शाखाएँ बहुत बड़ी हैं। और मणिपुर चूँकि एक बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार से लगा हुआ है, तो वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ड्रग्स का कारोबार है उसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। और मैतेई जो समाज है वो हाई कास्ट के लोगों का है, हिंदू समाज के लोगों का। और जो कुकी लोग हैं वो वहाँ के एक तरह से कहना चाहिए माइनॉरिटी में कहना चाहिए, या उनको दलित, आदिवासी और वो क्रिश्चियंस हैं। मैतेई लोग शहरों में रहते हैं और कुकी रहते हैं जंगलों में। जो झगड़ा वहाँ पर शुरू हुआ उसके कई सारे रीजन्स हैं। बड़ा रीजन उसमें ड्रग्स का कारोबार भी है। ड्रग्स का कारोबार वही करते हैं जिनके हाथ में ताकत है। अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है। कहाँ जा रही थी वो हज़ारों टन जो ड्रग्स थी, उसका क्या हुआ केस का किसी को नहीं मालूम। और वह ड्रग्स एक बार नहीं कई मरतबा पकड़ी जा चुकी है। भारत एक बड़ी मार्केट है दुनिया के लिए, हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, तो ड्रग्स के लिए भी एक बड़ा मार्केट है भारत। राहुल गांधी ने जो रास्ता अपनाया हुआ है वो संसद में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और जो सरकार है वो राहुल गांधी के सामने नहीं टिक पा रही है। सड़क पे भी राहुल गांधी के मुकाबला करने के लिए आरएसएस या बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। सरकार ज़रूर मोदी साहब ने तीसरी बार बना ली है, मगर यह सरकार बेदम सरकार है, लाचार सरकार है।
जो कोई भी नतीजे नहीं दे सकेगी देश को। जब से ये सरकार बनी है 4 जून के बाद से, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं, उन राज्यों में एक तरह का तूफान आया हुआ है मॉब लिंचिंग का अगेंस्ट माइनॉरिटी, बिलखुसूस मुसलमानों को जगह जगह निशाना बनाया जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। कोई उनके बारे में बात करता है, सोशल मीडिया पर लिखता है तो FIR हो रही हैं लिखने वालों के ख़िलाफ़। लिंचिंग करने वालों के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो रही है वो कोई पता नहीं क्या हो रही हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वसीम अकरम त्यागी पॉपुलर एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, जाकिर अली त्यागी वो भी एक मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों के ख़िलाफ़ शामली में हुई एक हत्या के सिलसिले में फ़िरोज़ कुरैशी की वहाँ हत्या हुई थी और इस पर वसीम अकरम त्यागी और जाकिर अली त्यागी ने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए थे। दोनों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है शामली के अंदर। जो कट्टरपन है, यूरोप के मुल्कों ने दोनों जगह पर उनको हरा दिया, ईरान के अंदर भी उनको हरा दिया। भारत में वो कट्टरपन हावी है। समाज में वो एलिमेंट्स ताकत में है। पूरा जो सिस्टम है कट्टरपंथी लोगों की गिरफ्त में है, RSS की गिरफ्त में है। फिलहाल हम अपनी बात ये ख़त्म करेंगे, नफ़रत से बचें, अच्छा मौसम है ये बरसात का, कोशिश करें दरख्त लगाएं। अपने घरों में अगर आपके खाली जगह हो तो वहाँ पर दरख्त लगाएं। अगर कच्ची जगह ना हो तो कुछ पॉट्स वगैरह में या घर में बचे हुए जो बर्तन वगैरह होते हैं जो इस्तेमाल से बाहर होते हैं उनमें पौधे लगाएं। माहौल को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।